हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। जैसे कि 11th क्लास के मैकेनिक्स से भी कुछ टॉपिक होंगे जो रिवाइज हो जाएंगे। आपका वेक्टर चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। देखते हैं ऐसा ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर दो चार्ज पार्टिकल है जिनके चार्ज क्या है, दोनों पे चार्ज क्यू है और दोनों पे मास एम है। ठीक है। तो जब इनको फ्रीली लटका दिया जाता है और इन दोनों जो रस्सियां हैं या डोरी बोल दो, इनकी लेंथ क्या है, एल है। इनकी लंबाई कितनी है, एल है। तो इनको लटका दिया जाता है। तो ये दोनों क्योंकि सेम प्रॉपर्टी के चार्ज हैं तो एक रिपल्शन के कारण किसी पोजीशन पे जाके सेट हो जाते हैं। वो पोजीशन क्या है कि दोनों 45 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये सिस्टम क्या है, इन अबव कंडीशन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि इस स्थिति के अंदर ये जो सिस्टम है, ये निकाय है, ये साम्य अवस्था के अंदर है। यानी कि ये चार्ज अब यहाँ से हिलेंगे नहीं, सब पे बराबर मात्रा में बल या फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो नाउ इफ वी डिस्प्लेस बोथ चार्ज फॉर 53 डिग्री एंड रिलीज देम साइमल्टेनियसली, then find out the acceleration of charge in terms of g, in terms of g। ठीक है। स्मॉल जी वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या बोला है इसने कि अगर मैं इसमें इन दोनों चार्ज को 53 के एंगल पे लेके जाऊं तो वहां तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो वहां से अगर रिलीज करेंगे तो ये वापस नीचे आएंगे। तो ये कह रहा है कि जब वापस नीचे आएगा तो फिर इसका जो एक्सेलरेशन होगा इन चार्ज पार्टिकल्स का वो क्या होगा, और वो हमें जी के टर्म्स में बताना है। यानी कि जो हमारा आंसर है एक्सेलरेशन का या त्वरण का, तो वो जी की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है। तो हम इसकी दो कंडीशन हो गई, एक तो जब ये 45 डिग्री पर है, एक जब हम इसको 53 डिग्री पर लेके जाएंगे। तो जब 45 डिग्री पर है तब देखो क्या हो रहा है। तो देखो इस चार्ज पार्टिकल पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी। ठीक है। और इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ऐसे लग रहा होगा एफ ई। और इधर इस स्ट्रिंग या डोरी के अंदर इधर टेंशन या तनाव होगा टी। ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो अगर मैं यहां से अल्टरनेट एंगल देखूं तो अगर ये 45 तो ये एंगल भी 45। ठीक है। और अगर इसको आगे बढ़ाए तो ये भी 45 होगा। ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि टी कॉस 45, इस टी फोर्स के मैं कंपोनेंट कर रहा हूं, तो टी कॉस 45 इक्वल्स टू एम जी। और टी साइन 45, टी साइन 45 इधर होगा, ये होगा टी साइन 45। ये किसके इक्वल होगा, एफ ई के। ये होगा एफ ई के इक्वल। ठीक है। तो देखो cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है ना। यानी कि LHS इक्वल है क्योंकि ये t/√2 हो जाएगा और ये भी t/√2 हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि mg इक्वल्स टू एफ ई। राइट। तो देखो अब एफ ई की वैल्यू क्या है, एफ ई क्या है, इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लग रहा है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो देखो ये लेंथ एल है और ये एंगल यहाँ से 45 है। तो ये लेंथ हो जाएगी एल कॉस 45 और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल साइन 45। तो ये एल साइन 45, सिमिलरली ये भी एल साइन 45। तो इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l साइन 45। यानी कि मैं एम जी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ कि Q1 इंटू Q2 दोनों की वैल्यू Q है अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, 2l साइन 45 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से mg की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका होल स्क्वायर होगा 2 और इसका होल स्क्वायर होगा 4। तो ये 2 से 4 कटेगा तो इसकी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि mg की जो वैल्यू होगी वो आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ये रिलेशन आगे काम में आ सकता है, देखेंगे क्या काम में आएगा। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इन दोनों चार्ज को मैं 53 डिग्री के एंगल पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं वो डायग्राम बनाऊंगा। तो इन दोनों चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं 53 डिग्री एंगल पर। तो ये गया मान लो 53 डिग्री पर और ये भी गया 53 पर। तो ये 53 और ये भी 53 डिग्री। ठीक है। तो जब यहां से रिलीज करेंगे तो दोनों चार्ज पार्टिकल ऐसे एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा।
ठीक है, अब इस कंडीशन में देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्यू है और मास एम है, सिमिलरली इस पर भी चार्ज क्यू है और मास एम है, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी। ठीक है, और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल 53, तो ये भी 53। देखो इस लाइन और इसके बीच में 53 है, तो ये इसके पैरेलल है और ये इसी लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री। इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो लगा एफ ई। ठीक है, और इधर लग रहा है टेंशन फोर्स। ठीक है, अब अगर देखो अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को अगर आगे ड्रॉ करूं तो देखो ये 53, तो ये एंगल भी 53 डिग्री। सही है, ये 53 तो ये भी 53, ये जिगजैग बन रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, देखो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 53, तो ये बचा हुआ 37। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा करके देखना। देखो ये लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, तो यानी कि इसके परपेंडिकुलर तो टोटल एंगल 90 डिग्री, ये 53, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 37। सिमिलरली ये लाइन आपस में इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये 37, तो ये एंगल कितना हो गया 53। सही है, तो अब एफ ई के कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम इस पार्टिकल को रिलीज करेंगे ना तो ये इधर जा रहा है, वापस जाएगा ना, इधर इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में देखता हूँ, इस फोर्स की कंपोनेंट करता हूँ, तो इधर इस एफ ई का कंपोनेंट आएगा एफ ई कॉस 53। ठीक है, सिमिलरली देखो एफ ई कॉस 53 और एफ ई कॉस 53, और इसके परपेंडिकुलर आएगा एफ ई साइन 53। ठीक है, एफ ई साइन 53। सिमिलरली ये मेरा एम जी है, तो एम जी के भी दो कंपोनेंट होंगे, यहां पर तो हो जाएगा एम जी कॉस 53, और इसके परपेंडिकुलर ये इधर हो जाएगा ये वाला फोर्स एम जी साइन 53। सही है, अब देखो टी तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों तो फोर्स, तो ये दोनों फोर्स टी के इक्वल है, तो ये तो बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, यानी कि ये फोर्स ज्यादा होगा और ये कम होगा, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इससे कम होगा, तो इस फोर्स में से ये माइनस करेंगे तो बचा हुआ फोर्स ही तो इसको इधर लेके जा रहा है। भाई चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इस फोर्स में से ये फोर्स माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो फोर्स ही तो इसको इधर लेके जा रहा है। तो उसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा कि एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन 53 माइनस एफ ई कॉस 53। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, और जो साइन 37 की वैल्यू होती है वो कॉस 53 की वैल्यू होती है। ठीक है, सिमिलरली साइन 53 की वैल्यू 4/5, और जो साइन 53 की वैल्यू होती है वो cos 37 की होती है। ठीक है, ये हमें पता भी होना चाहिए, नहीं पता आप इसको याद कर लेंगे, इसका ट्राइंगल भी बनाते हैं, खैर वो बातें आज हम नहीं करेंगे वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एम ए इक्वल्स टू लिखता हूँ, एम ए इक्वल्स टू देखो साइन 53, तो साइन 53 की वैल्यू 4/5, तो इसको लिख दूंगा 4mg/5। सही है, माइनस cos 53 की वैल्यू 3/5, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3/5। एफ ई, तो एफ ई की वैल्यू क्या होगी, इस बार ये डिस्टेंस अलग है, इस बार ये डिस्टेंस पहले यहाँ निकाली थी ना, तो यहाँ 45 एंगल था, यहाँ 53 है, तो देखो L cos 45 L sin सॉरी L cos 53 L sin 53, तो ये भी L sin 53, ये भी L sin 53, तो ये हो गया 2L sin 53। तो एफ ई की वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, तो R की जगह क्या है 2L sin 53 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो एम ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4mg/5 माइनस 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में, यहाँ L का स्क्वायर हो जाएगा साइन 53 की वैल्यू 4/5 उसका स्क्वायर, यानी कि 16/5
25, 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25, ठीक है। और ये 5 5 जा 25 और ये 5 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 4mg/5 माइनस ये 5 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया 15 अब देखो यहाँ पे 16 है और ये मल्टीप्लाई में 4 है, तो इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा KQ²/2L², ठीक है। इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, तो एक 2 तो इससे मल्टीप्लाई होकर एक 2 यहाँ बच गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, देखो KQ²/2L² की, वो वैल्यू क्या है mg। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, त्वरण का मान ज्ञात कीजिए जी के टर्म्स में, जी के पदों के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं KQ² नहीं रख सकता ना, mg लाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, mg के, तो ma इक्वल्स टू 4mg/5 माइनस 15/32 और इसकी जगह हो गया mg, तो देखो m से m कैंसिल, सही है, तो a इक्वल्स टू 4g/5 माइनस 15g/32, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 160, ठीक है। तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12 माइनस, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 और यहाँ बचा जी। तो फाइनली a की वैल्यू आ गई 3 और 53/160 जी, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो आप देख लेना, बाकी कंसेप्ट एकदम सही है, क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपने कई चीजें सीखी, एक तो ये टॉपिक आप 11th में पढ़ते थे, पेंडुलम जब पढ़ते थे, तो देखो वो चार्ज के साथ अटैच कर दिया तो एंगल को रिजोल्व करना आ गया। अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो यहाँ इस पार्ट को दोबारा देख लेना, आपको ये एंगल सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता इसको बार बार देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जहां भी कहीं डाउट हो ना ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि एंगल कैसे सोल्व करें, तो जहां डाउट हो वहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते एक दो एंगल दिख जाते हैं वहां पर, ठीक है। जैसे मेरे को डाउट हुआ तो मैंने ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये एंगल दिख गया और ये एंगल भी अपने आप दिख गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको काफी हेल्प मिलेगी। रिवीजन के टाइम पर हमें ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, जिससे कि हमारे एक क्वेश्चन से कई सारे टॉपिक रिवाइज हो जाए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।